हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू द हेवन ऑफ फिजिक्स चैनल। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर हमारा है वो है 12। इसके पहले वाले वीडियोस में तकरीबन 7 वीडियोस जो है मैंने अपलोड किए हैं। उस सातों में मैंने पूरा चैप्टर जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स इन इलेक्ट्रिक करंट, जो चैप्टर नंबर 13 है, वो कवर कर दिया है। आप अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देख लीजिए। ठीक है, और आपको ये जो है वो आज से हम शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर, वो जो है हम करने वाले हैं। तो आज जो है वो पहला टॉपिक हम टच करेंगे। ठीक है, कौन सा? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट बहुत बार हमने ये नाम सुना हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट। रोज की जिंदगी में भी हम बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जिसके अंदर करंट होता है। हमको कई बार फोन की चार्ज करने के लिए जब हम चार्ज करते हैं, या बारिश के अंदर हम जब स्विच ऑन करते हैं कोई भी घर के अप्लायंसेस का, तो हमको करंट लगता है और हम बोलते हैं कि ओ करंट लगा। लेकिन ये करंट होता क्या है, वो चीज समझने वाली है। ठीक है, तो आज उसी इलेक्ट्रिक करंट को हम डीप में समझेंगे, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। ऊपर ऊपर से नहीं, डीप में समझने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि रटा रटाई डेफिनेशन है, 9th में भी आ चुकी है। इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो भी आप बोलो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये तो रटी रटाई डेफिनेशन हो गई, इसमें क्या नहीं बात है, वो तो कोई भी लिख के आएगा, एग्जाम में तो लिखना ही है। लेकिन जब समझते हैं तो ज्यादा जो है हमको पता चलता है, और पढ़ने में भी मजा आएगा, तभी तो मजा आएगा। तो और इसको डीप में जानते हैं। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन या तो ये चार्ज कैसे काम करते हैं कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट आता है। मैं सिंपल सा आपको एक सवाल पूछता हूं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? मेरा बल्ब है, बल्ब के साथ मैंने सोर्स अटैच किया हुआ है। ठीक है, ये बैटरी है जिससे उसको पावर मिल रही है। ये बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। कैसे ग्लो कर रहा है? और एज ऑल यू नो, इलेक्ट्रिक करंट, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? उसके पहले मैं एक सिंपल सा आपको सवाल पूछता हूं। आपने कंडक्टर और इंसुलेटर सुना हुआ है, तो कंडक्टर मतलब गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो हमने नाम सुना हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं, और ये जो बैड कंडक्टर्स हैं यानी वो है इंसुलेटर्स हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर्स में जैसे कि कॉपर आता है, एल्यूमिनियम आता है। बैड कंडक्टर्स के अंदर यहाँ तो आता है ग्रेफाइट, सॉरी डायमंड आता है, ठीक है, ग्लास आता है, वो इंसुलेटर्स है। तो अब आप मेरे को ये बताइए कि कंडक्टर के अंदर ऐसा है क्या, कंडक्टर के अंदर ऐसा क्या है जो उसको कंडक्टर बनाता है। यानी कि कंडक्टर हम किसको बोलते हैं? जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलेंगे? ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके देता है। लेकिन उसके अंदर ऐसा क्या है जो दूसरों के अंदर नहीं है? अब ज्यादातर हम मेटल यूज करते हैं कंडक्टर के अंदर, जैसे कॉपर, ठीक है, मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है। तो इस मेटल्स के अंदर ही क्या ऐसी चीज है जो ग्लास और डायमंड के अंदर नहीं है? वो इंसुलेटर्स क्यों है और ये जो है वो कंडक्टर्स क्यों है? सिंपल सी चीज है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। एक आपको चीज बता देता हूँ। इंसुलेटर्स जो है एक एटॉमिक अरेंजमेंट, हमको ये 9th में हमने पढ़ा हुआ है कि एटॉमिक अरेंजमेंट होती है हर चीज की, हर मेटल की। मेटल किससे बना होता है? एटम से। अब एटम्स जो है वही यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे थोड़ा केमिस्ट्री मैं आपको समझाना चाहूंगा, जिसकी वजह से ये जो कंसेप्ट हम डीप में समझते जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा केमिस्ट्री यूज कर लेते हैं। उसके अंदर एटॉमिक अरेंजमेंट होता है। अब एटॉमिक अरेंजमेंट के किस तरीके से होता है? सबसे पहले अंदर होता है न्यूक्लियस। ठीक है, सबसे पहले अंदर होता है न्यूक्लियस। उसके बाद जो है वो ऑर्बिट्स होती है, इनर मोस्ट ऑर्बिट और आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये आपने पढ़ा हुआ है 9th के अंदर। ठीक है, अब ये इनर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर पहले 2 आते हैं, अगर उसकी एक और ऑर्बिट है तो 4 आएंगे, एक और ऑर्बिट के 8, 16, 18, डिपेंड्स ऑन दी स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर उसके हिसाब से होता है। लेकिन आपने ये एक बात देखी होगी कि वहां पे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स, कुछ आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे भी होता है। ठीक है, एक चीज ये आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये देखिए,
जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर जो है वो दो, इसके बाहर ऑर्बिट है, उसके बाहर ऑर्बिट है, उसके बाहर ऑर्बिट है, और उसके बाहर भी है। सिंपल है, ठीक है। ये एटॉमिक अरेंजमेंट आपने देखी हुई है नाइन्थ नाइन्थ के अंदर। अंदर इनर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद है 8, उसके बाद है 18, ठीक है, और उसके बाद है 1, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। बाहर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। ये जब बाहर 1 इलेक्ट्रॉन होता था तो हम इसको क्या बोलते थे, याद कीजिए, क्या बोलते थे इसको? जब ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन या कितने भी इलेक्ट्रॉन बाहर होते थे, उस इलेक्ट्रॉन को पर्टिकुलर नाम था, सही पहचाना हमने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम उसको बोलते थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्यों वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वेला है ठीक है, वेला है वो, मतलब ऐसे वेला नहीं है, लेकिन उसको क्या है कि उसने न्यूक्लियस ने उसको जकड़ के रखा है, इसके लिए वो खड़ा है, लेकिन उसके साथ किसके साथ बॉन्ड है नहीं उसके पास, मतलब वो अकेला बेचारा खड़ा हुआ है यहाँ पे, मतलब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बाहर। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसको अकेला अकेला बोर हो जा रहा है, उसको मजा आ नहीं रहा है, ठीक है। आगे और डीप में समझेंगे। तो ये जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इंसुलेटर जो है उसका स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, उसके पास कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है बाहर की ऑर्बिट में। जैसे कि यहाँ पे इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे बाहर की ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, यहाँ तक की चीजें होती है बस, बाहर जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसी वजह से वो इंसुलेटर है, ठीक है। और जो कंडक्टर है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, ठीक है, तो इंसुलेटर कंडक्टर का तो पता चल गया कि कंडक्टर के पास ऐसा क्या है जो इंसुलेटर के पास नहीं है। उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के पास, और उसके पास नहीं है। सिंपल है। अब चलो ये भी पता चल गया, लेकिन वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करंट के अंदर दो ही चीज है मेन। करंट को किस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं मैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से चलता है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन बनते कैसे हैं? बिकॉज ऑफ दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस है, तो ये जो वेले हैं इलेक्ट्रॉन वो बोर हो रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, कंडक्टर के अंदर जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही फ्लो बनाते हैं, वही जो वो चार्जेस हैं। अब आपने बहुत सारी केमिस्ट्री के अंदर आपने अलग अलग आयंस पढ़े हुए होंगे, ठीक है, कैटायंस और एनायंस। अब कैटायंस जो पॉजिटिव और एनायंस नेगेटिव, ठीक है, इस तरीके से आयंस पढ़े हुए हैं। पोटेशियम जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव आयंस है, इस तरीके से जो है वो अलग अलग आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। और यहाँ पे हम मेनली किस चार्जेस की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बाहर है, वही फ्लो करवाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर इस प्रकार से जो हर एटम के ऊपर, हर एटम के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन खुद जो है वो चला जाता है बाहर। उसको बोर हो रहा है, उसको मजा नहीं आ रहा है, उसको घूमना है, ठीक है, वो घूम रहा है आराम से, ठीक है, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, ठीक है। एनिमेशन में आप देख लीजिए, अलग अलग जगह पे ये जाते जा रहे हैं। अब एक चीज और है, एक चीज और आपको यहाँ पे खटक रही होगी कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये फ्री हुए कैसे, ठीक है, फ्री हुए कैसे? मान लीजिए मेरे पास ये हाथ है, ये हाथ है, अगर इस हाथ को मेरे को खोलना है तो मैं क्या करूंगा? मेरे को एनर्जी लगानी पड़ेगी खोलने के लिए, उंगलियां खोलने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये बंधा हुआ हाथ है, मेरे को उंगलियां खोलने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियस ने एटम 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 का जो न्यूक्लियस है उसने उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बांध के रखा है। बोर हो रहा है वो, लेकिन बांध के रखा है। मान लीजिए आपकी मम्मी है, आप बोर हो रहे हो, आपकी मम्मी बाहर नहीं जाने दे रही ठीक है, आपको जाना है बाहर, बाहर नहीं जाने दे रही आपकी मम्मी, बोला नहीं घर पे ही बैठा है तेरे को, बाहर नहीं जा, पढ़ाई कर, आपको जाना है बाहर। तो यही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, ये ठीक है, उसकी जो न्यूक्लियस है वो उसकी मम्मी है, और आप जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो मान लीजिए। अब उसने जकड़ के रखा है, ठीक है, वो जाने नहीं दे रही, न्यूक्लियस जो है उसको जाने नहीं दे रहा, बोला तू नहीं, तो हमारे पास ही रहेगा। अब उसको अलग होना है, तो हमको अलग होने के लिए क्या चाहिए? ठीक है, अलग होने के लिए क्या चाहिए? आप जैसे मम्मी से बहाना बनाते हो,
ठीक है, यहाँ तो दोस्त लोग आ जाते हैं, एनर्जी देते हैं, थोड़ा चल चल, थोड़ा मोटिवेट करते हैं, ठीक है, आपके दोस्त कि चलना चलना बाहर चलते हैं। और आपकी मम्मी को आप बहाना बना देते हो कुछ ना कुछ कि बाहर जाने के लिए। यहाँ पे हमको क्या करना है, वही करना है। यहाँ पे हमको ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको फ्लो करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। सही पहचाना आपने, एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी जो है, उस एनर्जी की बदौलत, उस मोटिवेशन के बदौलत वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाएगा एटॉम से। ठीक है, उस पर्टिकुलर एटॉम से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था वो निकल के आ गया बाहर। ठीक है, जैसे आप निकल के आ गए बाहर, वो बाहर आ गया, अब वो खुला घूम रहा है, खुला आसमान। ठीक है, मैं परिंदा खुला आसमान में घूम रहा हूं, वैसा टाइप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब इनका फ्लो फ्लो कैसे होगा इनका, ठीक है, वो भी समझते हैं। अब ये जो एक एटॉम जो है, एक एटॉम से तो वो निकल गया भाई साहब, थोड़ा चला, बीच में दूसरा एटम आ गया। अब दूसरे एटम के पास भी शक्ति है। ठीक है, दूसरे एटम के पास भी शक्ति है, वो उसको वापस खींच रहा है। जैसे कि ग्रेविटी जो है, बॉल कितना भी आप ऊपर फेंक लो, कितनी भी तेजी से, ये कितनी भी एनर्जी से बॉल ऊपर फेंको, आना तो नहीं चाहिए। ग्रेविटी तो आपको ऊपर जाने देगी नहीं, कभी ना कभी तो आएगा नीचे। ठीक है, हाँ, लेकिन इतना ऊपर फेंक सकते हो जैसे कि रॉकेट जो है स्पेस में जाता है, वो बात अलग है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है अर्थ की। जितना आप ऊपर फेंकोगे तो भी नीचे तो आएगा ही, ग्रेविटी को नीचे लाने वाली है। तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरा न्यूक्लियस एटम का, दूसरे एटम का, ठीक है, या एक एटम से निकला, एक एटम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकला, अब दूसरा एटम का जो न्यूक्लियस है वो उसको वापस खींच लेगा, खींचने की ट्राई करेगा। ठीक है, इस तरीके से वो ऐसे ऐसे करता हुआ जाएगा। ठीक है भाई, वहां से हमने एनर्जी दी तो वहां से निकला भाई बाहर, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। देखिए आप एनिमेशन के अंदर भी आप देख सकते हैं कि एटम जो वो एक दूसरे के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो टकरा रहे हैं दूसरे एटम के साथ। क्यों? क्योंकि वो उसको खींच रहा है। ठीक है, सिंपल है, उसको खींच रहा है। लेकिन फ्लो बना हुआ है, ध्यान से देखिए आप, फ्लो यहाँ पे बन रहा है। देखो ये पूरा फ्लो ब्लू कलर के जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फ्लो यहाँ पे बन ही रहा है क्योंकि हर एटम उसके अंदर जो है वो वैलेंस है। तो हर एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि भाई वो मेटल ही ऐसा है, कंडक्टर है वो। ठीक है, कंडक्टर है वो। तो यहाँ पे जो है वो फ्लो पूरा बन रहा है, यहाँ से निकला, यहाँ से गया, यहाँ से गया, पूरा फ्लो बन रहा है। अब यही तो फ्लो चाहिए हमको, यही तो फ्लो चाहिए, यही तो हमको फ्लो चाहिए, यही है। अब यहाँ पे एक और चीज गौर करने के लिए है कि एटम जो है वो एक से दूसरी जगह जाएगा तो 24 घंटे वो रहेगा नहीं, उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जिसकी वजह से, लेकिन ये फ्लो हमको जो है वो मिल जा रहा है। ठीक है, हमको जो है वो फ्लो यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक है, फ्लो हमको यहाँ पे मिल जा रहा है, इसी को ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। सिंपल है। अब आपको एक और सवाल पूछता हूँ। ठीक है, एक और सवाल पूछता हूँ आपको। इलेक्ट्रिक वायर्स आपने देखे हुए, ठीक है, उस वायर के ऊपर इंसुलेशन क्या होता है, अलग अलग कलर का। ठीक है, आपको कलर वाले वायर्स दिखते हैं, कभी ग्रीन, कभी ब्लू, कभी ब्लैक, कभी रेड। लेकिन अब कभी आपने वो उसकी इंसुलेशन उतार के देखी होगी तो उसके अंदर ब्राउन कलर का हमको जो है वो छोटे छोटे तार जैसे दिखते हैं। वो किस मेटल से बने होते हैं, क्या होता है वो? सही पहचाना आपने, कॉपर। ज्यादातर मोस्टली कॉपर इज the metal which we are using for the electric wires. Why? Because already discussed, copper is a good conductor of electricity. मतलब 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 सिंपल है। अभी हम जो ये बात कर रहे थे एटॉमिक अरेंजमेंट की, वो कॉपर की ही कर रहे थे भाई साहब। यह कॉपर के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक एटॉम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर है। ऑर्बिट का अरेंजमेंट है, ठीक है, एटॉमिक अरेंजमेंट इस तरीके से, दो, ठीक है, 8, 18 और 1, मतलब टोटल हो गए 29। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, मतलब यहाँ पे उसके पास जो है वो 29 है। अब ऑर्बिट के, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के पास, उसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, देंगे एनर्जी। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम देंगे एनर्जी।
उस एनर्जी से अब वो ठपुक करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, जंजाल में से, न्यूक्लियस की जंजाल में से छूट गया। नाउ द वर्ल्ड इज योर्स। ठीक है, वो घूमेगा लेकिन दूसरा एटम वही उसको खींच लेगा। तो करंट किस तरीके से बनता है वो थोड़ा आप डिटेल में देख लीजिए। तो मैंने जैसे आपको बताया किस तरीके से बनेगा करंट। तो यहाँ पे मेरे पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर पड़ा है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर जैसे ही हम एनर्जी देंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाएगा बाहर की साइड, दूसरे एटम में टकराया, दूसरे एटम में जाएगा, तो वो वहां से हम एनर्जी दे, क्योंकि एनर्जी तो बरकरार ही है, कांस्टेंट एनर्जी देनी पड़ेगी, नहीं तो दूसरा न्यूक्लियस खींच लेगा। तो कांस्टेंट एनर्जी तो हम दे ही रहे हैं। तो यहाँ पे वापस ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आया, एरो को देखिए आप। तो इस तरीके से पूरा फ्लो बनता है। इसी फ्लो को रेट ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ चार्ज, नॉर्मल ऐसे ही चार्ज पड़े कुछ नहीं होगा, मेरी बॉडी है वो स्टैटिक चार्ज है, वहां पे डायनेमिक चार्जेस नहीं है, मतलब वो मूव नहीं कर रहा है। आप जो है वो बैठे हुए हो, मूव नहीं कर रहे हो। ठीक है, हमारे अंदर चार्जेस जो है वो मूव नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम अपने चार्जेस हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक चार्जेस। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो घूम रहे हैं, यहाँ पे चार्जेस जो है वो मूवेबल है। तो इलेक्ट्रिक करंट कब बनता है, सिंपल ही है, फ्लो हम बोल रहे हैं, बार बार फ्लो के ऊपर जो है बोल रहे हैं, तो इसके लिए हम बोल रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्जेस, मतलब यहाँ पे हमको चेंज चाहिए, चेंज इज मस्ट। जैसे कि वेलोसिटी, वेलोसिटी आपने नाम सुना हुआ होगा। ठीक है, वेलोसिटी के बारे में हम बहुत बात करते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, नाइन्थ में आपने पढ़ा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, इसको डेफिनेशन में हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे भी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे जो मेरे को इस तरीके से फ्लो मिलता है, इसी को ही इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो उम्मीद है मेरे को कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट इस तरीके से बनते हैं, और कॉपर इस तरीके से ही यूज किया जाता है। उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है वो भी गुड कंडक्टर है। ठीक है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से कॉपर हम इलेक्ट्रिक वायर में इसके लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, एनर्जी देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन बन के जो चेंज देते हैं हमको, उस वजह से हमको मिलता है इलेक्ट्रिक करंट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है, डेफिनेशन तो पता चल गई, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस पता ही हमको, रटी रटाई, एग्जाम में आपको यही लिखना है। ये तो आपको कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने कॉपर, एटॉमिक अरेंजमेंट वो सब बताया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला ऑफ करंट, करंट का फॉर्मूला कैसे पता चलेगा, डेफिनेशन से। जैसे मैंने आपको ये बताया कि वेलोसिटी इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो जैसे वैसे ही करंट क्या है, करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। तो ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब आई से डिनोट करते हैं तो उसको क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस, चार्जेस को हम डिफाइन करते हैं क्यू से, चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, क्यू, क्यू। और रेट है, रेट मतलब क्या, कौन सा भी यूनिट जो होगा जहां पे रेट लगा मतलब क्या, चेंजेस विद टाइम, टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है, तो क्यू अपॉन टी। अब चार्ज का यूनिट क्या है, क्यू मतलब क्या, चार्जेस। अब चार्जेस का यूनिट आपको पता है क्या होता है, चार्जेस का यूनिट बताइए, सही है, कूलम, कूलम को हम डिनोट करते हैं सी से। ठीक है, और टाइम जो है वो तो सेकंड में ही है, तो ये हो गया कूलम पर सेकंड। ठीक है, कूलम पर सेकंड, फॉर्मूला पूरा। ठीक है, इतना ही है फॉर्मूला, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, सी अपॉन एस। इसको एक और नाम है, हम जनरल भाषा में वो यूज करते हैं, क्या, सही पहचाना हमने, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, ए, ए एम्पियर डिनोट करता है। ठीक है, तो ये कूलम अपॉन सेकंड उसको हम बोलते हैं एम्पियर। अच्छा, ये हो गया इसका एसआई यूनिट भी। ठीक है, एसआई यूनिट क्या हो गया, सी, सी अपॉन एस, इसको हम डिनोट करते हैं एम्पियर। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं एम्पियर। ठीक है, डिनोट क्या करते हैं, एम्पियर, सिंपल। अब
यहाँ पे आपको एग्जाम में एक और चीज पूछी जाती है, फॉर्मूला तो पूछा ही जाएगा, न्यूमेरिकल में अभी आप यूज करोगे, ठीक है, कूलम अपॉन सेकंड आपको यूनिट लिखना पड़ेगा। कई कबार आपको क्या पूछते हैं कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आपको 1 या 2 मार्क के अंदर पूछेंगे तो खाली एम्पियर लिख के छोड़ मत देना, कूलम अपॉन सेकंड लिखना, फिर इक्वल्स टू करके एम्पियर लिखना, क्योंकि खाली अगर एम्पियर लिख के है तो वो आधा मार्क काट लेंगे, ठीक है, काट लेंगे आधा मार्क। तो कूलम अपॉन सेकंड इक्वल टू एम्पियर लिख के और फिर चलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर वो भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। तो हमने ये जो किया, ठीक है, हमने ये जो किया, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है, और इसका यूनिट था ये। अब हर जगह पे यहाँ पे 1 लगा दो, 1 कूलम, 1 सेकंड और 1 एम्पियर, डेफिनेशन हो गई। अब इसको मैथमेटिकल, ये तो मैथमेटिकल बात हो गई, इंग्लिश में ला दो, स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इज दैट करंट, ठीक है, 1 एम्पियर इज दैट करंट when it constitutes a 1 coulomb charge in 1 unit of time, ठीक है, मतलब 1 यूनिट चार्ज, मतलब 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम, 1 कूलम 1 सेकंड के अंदर, उसको बोलते हैं 1 एम्पियर, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं हम उसको, चेंज ऑफ रेट ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे हर जगह पे 1 लगा देंगे, क्योंकि हमको क्या लिखना है, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर क्या, 1 कूलम, 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड इक्वल टू 1 एम्पियर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इज व्हाट, 1 एम्पियर इज दैट करंट that is 1 coulomb charge in 1 second, ठीक है, 1 coulomb charge in 1 second, मतलब पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट चार्ज ऑफ कूलम, वो हो जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है, 1 coulomb चार्ज पर यूनिट टाइम इज व्हाट, 1 एम्पियर, खत्म, ठीक है, डेफिनेशन हो गई। अब इसके थोड़े न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल भी जरूरी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके, ठीक है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, अ करंट ऑफ 0.6 एम्पियर, ठीक है, करंट, तो पहले गिवन लिख देते हैं, ठीक है, गिवन, माफ कीजिएगा थोड़ा राइटिंग में, क्योंकि राइटिंग पैड नहीं है मेरे पास, तो ठीक है, गिवन में क्या है, पहले गिवन लिख दीजिए, तो ही न्यूमेरिकल में मजा आता है करने के लिए, फिर इजी पड़ जाता है, ठीक है। 0.6 एम्पियर, 0.6 एम्पियर हमारे पास करंट है, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प फॉर 15 मिनट्स, मतलब 15 मिनट तक, मतलब यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, मिनट्स आया मतलब टाइम, तो टाइम हमको कितने में दिया हुआ है, मिनट्स में दिया हुआ है। अब मिनट्स में से मेरे को सेकंड में करना पड़ेगा, मिनट्स में से सेकंड में करना पड़ेगा, क्योंकि करंट का यूनिट क्या है, कूलम पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को मिनट में से, ठीक है, मिनट में से मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेकंड, तो क्या करूंगा मैं, ठीक है, इंटू 60, ठीक है, 15 इंटू 60, यहाँ पे करूंगा मैं इंटू 60, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा सेकंड के अंदर, टाइम मेरे को मिल गया सेकंड के अंदर, ठीक है, 15 6 या 5 6 30, ऊपर गया 3, तो कितना आया 90, ठीक है, यहाँ पे मेरे को मिल गया 90 सेकंड, 90 सेकंड, ठीक है, टाइम। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में फिर बोला क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज टू द सर्किट, इलेक्ट्रिक चार्ज कितना हो रहा है, तो यहाँ पे मेरे को सिंपल वही फॉर्मूला लगाना है, आई इक्वल टू क्यू टी, क्या लगाना है फॉर्मूला, आई इक्वल टू क्यू
बाय टी, क्यू बाय टी। ठीक है, आई हमारे पास दिया हुआ है 0.6 एम्पियर, इक्वल टू क्यू हमारे पास दिया हुआ नहीं है, क्यू तो निकालना है, अपॉन में मैं रख दूंगा 90। ठीक है, अपॉन में मैं रख दूंगा 90। अब 0.6 इंटू 90 करो तो क्या पे मिल जाएगा, यहाँ पे मेरे को क्यू, यहाँ पे मेरे को क्यू मिल जाएगा। किस में मिलेगा? ठीक है, किस में मिलेगा? सही है, कूलम में। चार्ज निकालना है, ठीक है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो कूलम मेरे को इसमें मिल जाएगा। सिंपल। ठीक है, यहाँ पे भी जो भी आ रहा है वो आप लिख देना, खत्म। न्यूमेरिकल इतना ही, एक ही फॉर्मूला आपको यूज करना है, आई इक्वल टू क्यू टी। न्यूमेरिकल यहाँ पे पूरा 2 मार्क में आता है सीबीएसई के अंदर, इतना ही है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे ये ट्विस्ट करके यहाँ पे आपको पूछा जाता है, दूसरा न्यूमेरिकल मैं आपको बता रहा हूँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक चार्ज के अंदर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, चार्ज कितना है? 1 कूलम्ब। 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो सिंपल है डेफिनेशन के हिसाब से, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज है इनटू हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, तो जितने चार्ज के लिए हमको चाहिए तो वो मिल जाएगा। ठीक है, समझाता हूं आपको। क्यू, क्यू क्या है? चार्ज। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम मान लेते हैं एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं मान लेता हूं एन। ठीक है, वो हमको ढूंढना है। इनटू मैं क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज कितना, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज कितना है, उसको मैं इंटू करूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो मेरे को 1 मतलब मेरे को जितना चार्ज के लिए चाहिए वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो हमको चार्ज दिया हुआ है, पर्टिकुलर चार्ज तो यहाँ पे फिक्स है कि 1 कूलम बोल दिया, तो यहाँ पे ये 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये 1 हो गया, और यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे को निकालना है। और यहाँ पे मेरे पास क्या दिया हुआ है? 1.6। ये क्या है? ई। ई मतलब एक इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज इतना है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज इतना है मेरे पास। अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उस चार्ज के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 1.6 यहाँ पे लिखा इंटू 10⁻⁹। ये ई की वैल्यू यहाँ आपको दी हुई हो सकती है, लेकिन कई बार आपको याद भी रखनी पड़ सकती है। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना चार्ज है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे को ढूंढने हैं, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 10⁻⁹ -19। ठीक है, इसको मैं लेके जाऊंगा नीचे तो मेरे को n मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैं लेके जाऊंगा यहाँ पे नीचे की तरफ डिवाइड में, तो 1 अपॉन करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये भी आपको 2 मार्क के अंदर पूछा जाता है कि एक कूलम चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज आता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे को मिल जाएंगे, क्यू इक्वल टू एन ई। ठीक है, यही है न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल इस तरीके से ही आपको आते हैं। दूसरी चीज, करंट को मेजर करने के लिए भी एक डिवाइस चाहिए। ठीक है, करंट को मेजर किस तरीके से करेंगे हम, जैसे कि मेरे को लेंथ मेजर करनी है तो मैं क्या यूज करता हूँ, स्केल। लेंथ मेजर करनी है, स्केल यूज करता हूँ, या तो मेजरिंग टेप यूज करता हूँ। जब मेरे को ग्राउंड में लेवलिंग करनी होती है तो हम क्या करते हैं, घर पे भी जो सुथार आता है वो भी स्केल यूज करता है, कभी कभार इंटीरियर डिजाइनिंग कराते हैं वो मेजरिंग टेप यूज करते हैं। आपने देखा होगा अपने घर में वो मेजरिंग टेप यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ तो चीज है ये। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है करंट, तो उसको भी यूज, ये भी मेजरेबल क्वांटिटी है, तो उसको भी मेजर करने के लिए चाहिए, क्या चाहिए हमारे पास, उसको क्या बोलते हैं, एम मीटर। यूज क्या करते हैं हम, एम मीटर। अब ये एम मीटर बना कैसे नाम, ए एम क्या है, एम्पियर का ए एम, कुछ ज्यादा फंडा वाला चीज ही नहीं है यहाँ पे। एम्पियर का ए एम क्यों, क्योंकि करंट का यूनिट है एम्पियर। ठीक है, कूलम अपॉन सेकंड करंट का यूनिट है एम्पियर, वो एम्पियर का ए एम, और पीछे मीटर, क्योंकि मीटर कहाँ पे लगता है, जो चीज हमको मेजर करनी है उसके पूरा मीटर लगा देते हैं ना क्वांटिटी के लिए, जैसे कि सेंटीमीटर।
मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये क्या है, इस तरीके से। एम मीटर का नाम है। एम मीटर किस तरीके से दिखता है आपको, इस तरीके से, ये एम मीटर है। ये ए जो है बीच में, ये साइन है, ध्यान रखना, ए जो है वो एम्पियर डिनोट करता है, ठीक है। और ये जो है इस तरीके से यहाँ पे मेरे को रीडिंग बता देगा, क्या बता देगा मेरे को, रीडिंग, ये पॉइंटर कितना एम्पियर करंट है उसके पास। ये डिवाइस है यूज करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो वीडियो है वो खत्म करते हैं अपन, और थोड़ा समराइज कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको ज्यादा आइडिया क्लियर हो जाए। हमने पहले देखा कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट। अब व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट, उसके पहले हमने सवाल देखा कि इंसुलेटर और कंडक्टर, उसके पास ऐसा क्या है और उसके पास क्या नहीं है, ठीक है। तो कंडक्टर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं जब मैं एनर्जी देता हूं, ठीक है, तो वो फुदकना चालू करके फ्लो बना देते हैं। और इंसुलेटर के पास ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इंसुलेटर कंसाइज ही है, उसके पास नहीं है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कहां से देगा, तो वो इसलिए इंसुलेटर है, ठीक है, वो हमने देखा। क्योंकि कंडक्टर जो है वो गुड कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी कॉपर है, इस वजह से मेटल वायर्स के अंदर या तो इलेक्ट्रिकल वायर्स के अंदर जो है वो हम कॉपर यूज करते हैं, बिकॉज कॉपर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस वजह से वो जो है वो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस कर पाता है, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ से जब हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, पूरा फ्लो जो है वो बनता है, उसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद हमने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला क्या था, आई इक्वल टू क्यू टी। क्यूटी कहां से, क्यूटी का यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट कूलम्ब अपॉन सेकंड, ठीक है, कूलम्ब अपॉन सेकंड, और उसको हम बोलते हैं एम्पियर। अच्छा, एम्पियर का वो क्या है, ठीक है, एम्पियर की डेफिनेशन क्या है, 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकंड एम्पियर, ठीक है, सिंपल है, 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकंड, मतलब पर यूनिट टाइम के अंदर पर यूनिट चार्ज, उसको बोलते हैं 1 एम्पियर। तो टाइम, ठीक है, द टाइम टेकन फॉर 1 यूनिट, मतलब 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड के अंदर जितना करंट हमको चाहिए वो होगा 1 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल देखे, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी यूज किया। दूसरे न्यूमेरिकल में हमने यूज किया क्यू इक्वल टू एन इंटू ई। ई यहाँ पे आपको दिया हो भी सकता है, नहीं भी दिया हो सकता है, तो आपको याद रखना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि डिवाइस यूज करने के लिए क्या यूज करते हैं, एम मीटर। अब आगे के टॉपिक में, मतलब अगले वीडियो में, ठीक है, यहाँ पे वीडियो को फिनिश करते हैं क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाएगा नहीं तो अगले वीडियो में अब हम बात कर रहे थे एनर्जी देनी पड़ती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है ना भाई साहब, वो एनर्जी कैसे देते हैं हम, उसके बारे में बात करने वाले अगले वीडियो में डिटेल में, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, वो एनर्जी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो के लिए देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।